वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th मैथमेटिक्स सर्किल एक्सरसाइज 10.1। वैसे तो है 10.1 एक्सरसाइजेस की ही बात कर लेते हैं। 10.1 की अगर बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल है, कि एक सर्किल पर हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए टेंजेंट्स एक्सरसाइज 10.2 वैसे लिख रखा है, वो सॉल्व करने वाले सारे क्वेश्चन 10.2 में है, इसलिए 10.2 से शुरुआत करेंगे, लेकिन 10.1 को भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो उसमें कहा है कि मतलब कितने आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनफाइनाइट, क्योंकि जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं सर्किल पे वो इनफाइनाइट आप कंसीडर कर सकते हो। तो अगर इनफाइनाइट, अगर क्योंकि साइज पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सर्किल ले सकते हो, जितना चाहे उसका साइज लार्ज कर सकते हो, तो उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो भी इंक्रीज होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। और जब नंबर ऑफ पॉइंट्स भी अनलिमिटेड रहेंगे तो अनलिमिटेड टेंजेंट्स जो है वो भी आपकी ड्रॉ की जा सकती हैं। सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन ब्लैंक पॉइंट और पॉइंट्स। तो टेंजेंट जो है वो सर्किल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है? ओनली वन। ठीक है, क्योंकि सेकेंड जो है वो हमारी इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट्स पे, और टेंजेंट केवल 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, काटती है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्किल इन 2 पॉइंट्स। अगर सर्किल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? तो सेकेंड। ठीक है, तो वहां सेकेंड फिल कर दीजिए। अ सर्किल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। पैरेलल टेंजेंट्स की बात हो रही है कि भाई अगर आपने एक ड्रॉ कर रखी तो क्या इसके पैरेलल कोई, तो 2। ठीक है, दो का पेयर, इसके अलावा दो के अलावा कोई तीसरी, अब आपस में दो हो गई, इसके अलावा तीसरी आप कहीं भी अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल नहीं होगी, तो यहाँ पे 2 फिल कर देंगे थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड सर्किल इज कॉल्ड। उस पॉइंट की बात हो रही है कि जहां पे कॉमन पॉइंट जो आपका टेंजेंट पर भी रहता है और सर्किल पर भी रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है अ टेंजेंट पी क्यू इज एट पी, द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसी से क्लियर हो जाएगा। अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल। P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर, रेडियस उसकी जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और पॉइंट ये पी क्यू, ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। इस सेंटर को ओ कहा है, और ओ क्यू की लेंथ जो है वो आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अब इसके बाद उसने कहा है लेंथ पी क्यू इज, पी क्यू आपको लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब पी क्यू जो है, क्योंकि जो रेडियस जो है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाती है, राइट एंगल फॉर्म करती है, समकोण बनाती है। तो ये आपकी जो ओ क्यू है वो हाइपोटेनस हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर जब सॉल्व करेंगे तो लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगी आपकी 12 स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस एल्टीट्यूड स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व कर देना है आपको केवल। ये हो गया आपका 144 माइनस 25, देन इट विल बी 119 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी पीक्यू की लेंथ हो गई। अब है ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड वन अदर अ सेकंड टू अ सर्कल। ठीक है, ये अगर चाहे तो आप डाल सकते हैं कि एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट ही हो गई है। एक सर्किल ड्रॉ करना है, उसमें आपको एक लाइन जो है वो ऐसी कंसीडर करनी है जो एक टेंजेंट हो, और दूसरी लाइन जो है वो आपको ड्रॉ करनी है जो एक सेकंड हो। तो एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, और एक उसके पैरेलल फिर कहीं भी सर्किल में एक सेकंड ड्रॉ कर दीजिए। हालांकि इसके मेथड्स रहते हैं, और मेथड्स किस तरीके से रहते हैं, ये तरीका ये रहता है कि जो भी आप यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए,
उस परपेंडिकुलर के थ्रू फिर यहाँ भी एक कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वहां भी 90 डिग्री अगर फॉर्म करिए, फिर उस लाइन को आगे प्रोड्यूस करके तब हम फॉर्म करेंगे। वैसे जनरली आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स वगैरह वो सारी चीजें उसमें फॉर्म करनी पड़ेंगी, ठीक है, लेकिन वो फिर भी कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। वो आप चाहे तो कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप जो भी आप काम करते जाते हैं एग्जैक्टली वही आपको नोट करना होता है, ठीक है। उस तरीके से आप कोई भी एक गिवन लाइन होती है तो उसके हम पैरेलल कई सारे मेथड्स होते हैं, सेट स्क्वायर की हेल्प से भी कर सकते हैं, कंपास की हेल्प से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सेम जो भी आपको तरीका होता है, वहां पे 90 अगर बनाया तो वहां भी आप एक 90 एंगल बना लीजिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। वो जहां, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, तो वो जब 90 इधर बनाया है तो 90 उधर भी बना के और फिर हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से पैरेलल लाइंस जो है वो सीधे सीधे ड्रॉ नहीं करनी, कायदे में कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के साथ करिए तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो वो कर लेंगे। अब जो मेन जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 10.2 उस पर आते हैं। तो इसकी भी शुरुआत जो है एमसीक्यू से है। फर्स्ट वन इज फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। सर्किल है, वहां कोई पॉइंट क्यू है, वहां उसकी लेंथ जो है वो आपको 25 दे रखी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24, सॉरी, वो टेंजेंट की लेंथ जो है वो 24 दे रखी है एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो है वो आपको 25 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, इस सर्किल की रेडियस फाइंड करनी। तो ये रेडियस जो है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, तो बस फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ओ, इसको पी कह दीजिए, तो ओपी इक्वल्स टू हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ 25 इज 625 minus square of 24 is 576. Their difference will be 49 and square root of 49 will be plus minus 7. लेकिन लिख सकते हैं length of segment or radius cannot be negative, then length of OP will be 7 centimeter. Next is if in figure 10.11 if TP and TQ are two tangents. ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड है, जहां है P TP and TQ. These are tangents, are two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is 110. POQ जो सेंटर है उससे एंगल जो फॉर्म कर रही है वो 110 फॉर्म कर रही है। देन PTQ इज इक्वल टू PTQ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए भाई, एक वैसे तो इस तरीके के क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज में ही, या रहता है कि ये जो एंगल्स रहते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब सप्लीमेंट्री भी बता ही देते हैं यहीं पे कैसे होगा, क्योंकि वी नो दैट द रेडियस ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। तो वो टेंजेंट यहाँ थोड़ा फील नहीं हो रहा है, फिगर एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं हुआ है ऐसा इसलिए लग रहा है। वैसे जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो आपकी रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, तो यहाँ दोनों जो एंगल हैं वो आपके 90 90 180 हो गया। देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे तो इन दोनों का सम 180 हो गया, तो रिमेनिंग जो पार्ट बचे तो उनका सम भी 180 हो जाएगा। तो इस वजह से आपका जो एंगल टी है उसकी भी वैल्यू एंगल ओ को पी टी क्यू की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 180 माइनस 110, देन इट विल बी 70 डिग्री। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इफ टेंजेंट PA एंड PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at 80 degree. यहां दे रखा है कि जो आपकी टेंजेंट्स हैं वो इंक्लाइंड हैं 80 डिग्री पर, यानी यहां वो जो एंगल फॉर्म कर रही है वो 80 डिग्री फॉर्म कर रही हैं। फिर उसके आगे है देन POA
पी ए एंड पी बी ये आपकी टेंजेंट्स थी और ओ सेंटर है और आपको एंगल जो फाइंड करना पी, इसको ज्वाइन करा देते हैं ओ से हम, पी ओ ए, लेट्स पी ओ ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए भाई यहाँ जैसे कल भी एक कोई कंडीशन जहां आई थी कि जिस क्वेश्चन में जो लास्ट वीडियो में कि वहां भी जो सिचुएशन थी वहां पाइथागोरस लगाया था, लेकिन उससे पहले कहा था कि वो कोड जो है वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। उस सिचुएशन के लिए ऐसा किया था, या सीधे डायरेक्ट उस पर मैं जाके डिटेल में यही देखिए, अगर हम इसको ज्वाइन करा देते हैं बी से, ट्रेंगल पी ओ ए एंड ट्रेंगल पी ओ बी में यहाँ दोनों एंगल 90 फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ये दोनों रेडियाई हैं, ये कॉमन है, तो बाई आरएचएस रूल, और पीए और पीबी की लेंथ भी इक्वल रहती है, तो बाई ट्रिपल एस भी कर सकते हैं, तीनों जो साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो गई, और आरएचएस भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे वो कर सकते हैं, या ध्यान रहे तो। और एमसीक्यू है तो यहाँ डिटेल में नहीं जाना है, केवल हम ये ध्यान रख सकते हैं कि ये दोनों ट्रेंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट है तो देन एंगल एपीओ विल बी इक्वल टू एंगल बीपीओ। ये जो एंगल्स हैं दोनों वो आपके सेम हो जाएंगे, और जब सेम हो जाएंगे उनकी मेजरमेंट इक्वल होगी, इसका मतलब ये है कि जो टोटल मेजरमेंट थी उसकी 80 वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, यानी 40 एंड 40। हाँ, इन ट्रेंगल पीओए, अब पीओए में देखिए एंगल पी या एओपी, ओ सॉरी एपीओ कह दीजिए, वो 40 डिग्री है, और एंगल पीएओ वो रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर रहती है, तो वो आपकी 90 हो गई। फिर रिमेनिंग जो है वाई एंगल सम प्रॉपर्टी आप फाइंड कर सकते हैं, 90 प्लस 40 इट विल बी 130 डिग्री, एंड 180 से लेस कर देंगे 130 को, तो ये हमारा हो गया 50 डिग्री, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो वही आपका आंसर हो गया। क्या लगाया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है केवल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे तो 80 जो था वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 40 40, वो 90 होता ही है रेडियस, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है इसलिए, और फिर तीनों का वाई एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दिया तो 50 हो गया। ये तो आपके एमसीक्यूज थे। अब बढ़ते हैं आगे। Prove that the tangents drawn at the ends of diameter of circle are parallel. सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे किए जाएं, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं सारी चीज़ों को मेंशन करना या क्वेश्चंस नोट करने से, क्योंकि जनरली एनसीईआरटी आप लोगों के पास अवेलेबल होगी ही, ठीक है। और नहीं भी है, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हों या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, तो वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं, हिंदी के सेंस अलग, लेकिन जब फिगर जो ड्रॉ होगा तो उससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो ऐसा ही कर लेते हैं। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, तो बात इतनी सी है कि जो डायमीटर रहता है सर्कल का, डायमीटर है, अगर इसको ए बी कह दें, ए बी डायमीटर है, उस पर अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उसके एंड पॉइंट से, तो वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो देखिए दो जो पैरेलल लाइंस की कंडीशंस थी, अगर वो आपको क्लियर हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। केवल इतनी सी बात है कि यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा लिख देना है, सिंस वो भी मेंशन करना चाहे कर दीजिए कि इसको पी क्यू कह दीजिए, इस टेंजेंट को, इसको हम आर एस कह देते हैं, सिंस रेडियस ऑफ सर्कल is perpendicular to tangent through point of contact, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है रेडियस, तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा वो, या इधर दूसरी साइड भी अगर दिखाना चाहें तो वो भी
कोई भी एंगल हम 90 बता सकते हैं। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस इधर इस पॉइंट के लिए भी रहेगा, ठीक है। तो इनमें से देखिए दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो आप सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स ले लीजिए, तब भी लिख सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स इफ आर सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। कि अगर एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स जो है को इंटीरियर एंगल्स जिनके लिए कह सकते हैं पैरेलल लाइंस के लिए, अगर उनका सम 180 होता है यानी वो अगर सप्लीमेंट्री हैं, तो जो गिवन लाइंस हैं जो आपको इस तरीके से जो लाइंस दे रखी हैं वो आपके पैरेलल होंगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कंसीडर कर लीजिए, तो हम यहाँ वही कर लेते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, आपको जो भी समझ में आए आप दोनों ही वर्ड्स या दोनों ही लाइंस का यूज करके इनको दिखा सकते हो। देयरफॉर एंगल OBS equals to 90 degree and angle OAP equals to 90 degree, ठीक है। दोनों 90 हो गए। अब क्या है कि जब इसको फर्स्ट और सेकंड जो है मेंशन कर दीजिए इक्वेशंस को। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों समीकरणों से, दोनों इक्वेशन से आप देख सकते हो इन दोनों को इक्वल रख दीजिए। एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBS, ठीक है। OAP हमारा ये एंगल है और OBS ये। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहां मेंशन भी कर सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देन द टू लाइंस मस्ट बी पैरेलल, हेंस PQ पैरेलल RS, ठीक है। इस तरीके से कर देना है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट वन, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट इज सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है। फिर वही बात, क्वेश्चन आपको बुक में अवेलेबल है, केवल हम बाकी प्रोसेस जो है सॉल्यूशन का वो करेंगे। क्या करना है, उसने कहा है कि देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो जनरली, जैसे वो जो कंडीशन है रेडियस, जो थ्योरम भी थी हमारी फर्स्ट, रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बात पता है कि भाई जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो परपेंडिकुलर होता है वो रेडियस पर, या कहिए रेडियस उस पर परपेंडिकुलर होती है। तो रेडियस होती ही वो डिस्टेंस है जो हमारी सर्कल से सेंटर तक की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। जब बात ही उस रेडियस की या उस डिस्टेंस की ही हो रही है जो उन दोनों पॉइंट्स को टच करती है, ठीक, तो वो सेंटर से तो पास होकर जाएगी ही। तो फिर जाहिर सी बात है कि जब वो चीज ऑलरेडी है अवेलेबल और वो थ्योरम भी है, तो फिर हमें प्रूव कैसे करना है। तो उन सिचुएशंस में ये होता है कि उसके उलट जो चीज यानी दे रखी है, हम क्योंकि कोई और एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर सकते हैं उसके लिए, केवल जो चीज दे रखी है उसी को का कॉन्ट्रडिक्ट आपको कंसीडर कर लेना है, उसी का विरोधाभास आपको ले लेना है। क्या कि हम ये मानकर चलते हैं कि भाई ये O है थोड़ी देर के लिए, वैसे तो हम जानते हैं कि इससे होकर जाएगा ही, ठीक है। हमारी जो टेंजेंट अगर AB कह दें और वो P पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका, लेकिन उसके अलावा कोई हम कह दें कि नहीं भाई ये इससे नहीं होकर जाएगी, हम तो मानकर चलते हैं कि कोई दूसरा पॉइंट है O डैश, उससे होकर जाएगी, ठीक। तो थोड़े सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं इस चीज को। पहले क्या दे में उसमें भी कर देना चाहिए था। गिवन इंफॉर्मेशन जो होती है उसको गिवन करके लिख दीजिए। गिवन क्या है, सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। O एक सेंटर है, AB इज टेंजेंट एंड P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन क्या किया है, PO डैश, ठीक है। ड्रॉ या ड्रॉ वर्ड लिख दीजिए, ड्रॉ PO डैश विच इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। हमने क्योंकि ये मानकर चल रहे हैं कि O जो है वो हमारा सेंटर है, लेकिन वो परपेंडिकुलर पर नहीं है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि परपेंडिकुलर पर हमारा क्या है, PO डैश जो है वो परपेंडिकुलर है,
चलिए अब प्रूफ पर आते हैं। सिंस ओ डैश पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन किया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, ठीक है। इस तरीके से दिखाइए, फिर चाहे तो ऐसे कर सकते हैं या फिर एंगल ही दिखा दीजिए। ओ डैश परपेंडिकुलर, इसको फर्स्ट ना डाल के फिर एंगल की इस मेजरमेंट को डाल देंगे। देन ओ डैश पी बी इक्वल्स टू 90, इसको फर्स्ट। अब जो थ्योरम थी वो उसको मेंशन कर देंगे। रेडियस ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ये होता ही है। तो इसलिए हमारा जो एंगल ओ पी बी है वो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 90। अब जरा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखिए। तो ओ डैश पी बी वो 90 है, ओ पी बी वो भी 90 है। तो ये आपस में जो इनके एलएचएस और आरएचएस मस्ट बी सेम। तो एलएचएस जब आरएचएस सेम है 90 है, तो एलएचएस भी जो है वो भी हमारा सेम होना चाहिए। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू एंगल ओ डैश पी बी। लेकिन जरा फिगर को देखिए, क्या ये पॉसिबल है कि मतलब कोई दो अलग अलग बिंदु या दो अलग अलग जगहों से किसी सेम पॉइंट पे सेम लाइन पर अगर कोई एंगल फॉर्म हो रहा है और उसकी मेजरमेंट जो है वो सेम हो जाए? ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बस ये बात कब हो सकती है, तो केवल इतना लिख देना है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ओ एंड ओ डैश मस्ट बी कोइंसाइड। जब ओ और ओडेस जो हैं वो आपके दोनों कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड का मतलब है वो दे विल बी सेम, ठीक है, वो सेम पॉइंट हो, एक ही पॉइंट हो, उसी को हम अलग अलग नाम अगर दे दें तब ऐसा हो सकता है। हेंस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट passes through passes through center of circle, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो तभी जो भी है ओ है या ओडेस है वो कोइंसाइड करेगा, वो सेम एक ही जगह पर होगा, तभी वो सेंटर से पास होकर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था। कुछ नहीं करना था, केवल ओ उसका कॉन्ट्रेडिक्ट हमने कंसीडर कर लिया कि भाई अगर ओ से पास नहीं हो रहा तो ओडेस से पास हो रहा होगा, तो हमने उसको 90 कह दिया। लेकिन ओरिजिनली ये होता ही था कि मतलब ओपीबी जो है वो आपका 90 होना चाहिए था। तो उन सिचुएशंस में उन दोनों को कंपेयर कर दिया कि दोनों की एलसीएस मस्ट बी सेम। तो ओडेस पी भी, क्योंकि बाकी दोनों वर्टिसेस और लाइंस सेम हैं, तो केवल ओ और ओडेस जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो डिफरेंट पॉइंट से सेम कंडीशंस में एक एंगल ड्रॉ हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से वो तभी हो सकता है जब वो दोनों कैसे हो, एंड ओडेस मस्ट बी कोइंसाइड, वो कोइंसाइड कर जाए। तो उस सिचुएशन में आपका ओ और ओडेस जब कोइंसाइड कर जाएगा तो फिर वो वाइस वर्सा वही बात हो जाएगी कि मतलब जो परपेंडिकुलर है वो ओ से ही जाएगा, या ये कहिए कि जो परपेंडिकुलर जो पास होगा वो सेंटर से होकर जाएगा, ठीक है। तो वही हमने मेंशन कर दिया है। हेंस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट देखिए, थोड़ा सा वर्ड्स या लैंग्वेज बाकी क्वेश्चंस में ज्यादा बहुत कुछ करने को नहीं होता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरम्स या फॉर्मूलाज रिलेटेड जो भी आप जानते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको है, तो उसके बाद केवल जो है हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिकोड करना होता है। अगर हम सक्सेसफुली उसको डिकोड कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद क्वेश्चंस, क्योंकि सारी वो चीजें होती हैं चैप्टर में, वो सारे, चाहे थ्योरम कह लीजिए, कोई पर्टिकुलर रूल कह लीजिए, या कोई फॉर्मूला कह लीजिए, वो पहले ऑलरेडी एक्सरसाइज से पहले दे रखे होते हैं बुक में। हम लोग क्या केवल और केवल उसको ठीक से डिकोड नहीं कर पा रहे होते हैं, उसका सेंस नहीं क्लियर कर पा रहे होते हैं, तब ये सारी दिक्कतें होती है कि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज 90% क्वेश्चंस तो इतने इजी होते हैं कि मतलब आप केवल अगर उसको आप डिकोड कर दें तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। ठीक है, तो बस वही सेंटेंस जो है उसको समझना है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। देखिए, कहीं इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था कि कैसा क्या है, लेकिन पहले उसने कहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, यानी पहले वो लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है, लेकिन फिर उसने कह दिया कि उस पॉइंट की दूरी या डिस्टेंस जो है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर है, जिसके बारे में बात कर रहा है। तो उस सिचुएशंस में क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका, 5 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस उसने दे रखी यहां पॉइंट से सेंटर तक की। ये 5 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। ठीक है, उस पॉइंट को आप पी और इसको ओ कह सकते हो। फिर उसने कहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हम यहाँ पे इसको अगर जैसे, चलिए इसको ए कह देते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसकी डिस्टेंस उसने 4 सेंटीमीटर दी हुई है। लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में कहा है कि वो 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब पी ए यानी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा की जो लेंथ है वो स्पर्श बिंदु से लेके उस बाह्य बिंदु तक की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये 5 सेंटीमीटर सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है। अब उसने कहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब तो भाई ये क्वेश्चन अब आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, रीजन क्या है कि ये जरा ध्यान दीजिए कि रेडियस ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर, ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर दीजिए, फिर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए हमें फाइंड करना है, तो ओ ए के लिए वही बताया ना कि सब आप ही करिए तो बेहतर है। ओ ए फाइंड करनी है तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस एल्टीट्यूड या बेस, जो भी उसको कहना चाहें आप कह सकते हैं, वट एवर यू वांट। तो 4 सेंटीमीटर को आप स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज 25, 25 माइनस 16, तो 9 रह जाएगा डिफरेंस, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी 3 सेंटीमीटर। तो केवल हम ओरल ही इसको बता देते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर आपका फाइंड होकर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन, 7th क्वेश्चन, टू कंसेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, कंसेंट्रिक विच हैव सेम सेंटर। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन जो है 5 एंड 3 इनकी रेडियाई दे रखी है। ये जो इंटरनल या इनर सर्किल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और आउटर की 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। अब उसने कहा एक यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ हुई है जो स्मॉलर सर्किल को टच करती हुई जाती है। सेंटर को अगर हम ओ कह दें और इस कोड को ए बी और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को पी। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ओ पी जो लेंथ है वो, ओपी इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल विच इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद ओ ज्वाइन टू बी, ओ को बी से ज्वाइन करा दीजिए, विच इज रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल, एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर है। अब उसको फाइंड जो आपको करना है वो है लेंथ ऑफ ए बी। तो देखिए भाई, इसमें क्या करना है, सिंस परपेंडिकुलर
पूरा ही लिख देते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब फिर वही बात आती है, बार बार हर चीज मेंशन नहीं कर रहे हैं। ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ही, क्योंकि ओपी रेडियस है और एबी जो है वो आपकी टेंजेंट है। फिर वो भी लाइन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो लेकिन एक और कंडीशन जो दूसरी अप्लाई की है वो हमने लिख दी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, कोड को बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर ओपी परपेंडिकुलर एबी, ओपी बाइसेक्ट्स एबी। परपेंडिकुलर तो हमने मेंशन कर ही दिया है, ओपी बाइसेक्ट्स एबी, देयरफॉर AP equals to PB which is half of AB। ठीक है, ये हाफ ऑफ AB हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल OPB बाय पाइथागोरस थ्योरम, लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस आपका जो है वो 5, हमें PB अगर फाइंड करना है तो PB इक्वल्स टू हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट 25 minus 9 which is 16 and it will be 4 centimeter। Therefore length of AB, AB जो कोड थी हमें उसकी लेंथ निकालनी है, तो विच इज डबल टू PB, तो 2 क्रॉस 4 इट विल बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो लेंथ है AB कोड की वो 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, केवल आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेने हैं। एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनस आपको प्रोवाइड थी, बस केवल जो बेस है, आधार जो था वो आपको फाइंड करना था, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने इसको सॉल्व कर दिया और वो उसकी लेंथ, लेकिन वो हाफ आई, वो जस्ट डबल AB जो है उसकी लेंथ उसकी डबल हो जाएगी, तो वो 8 सेंटीमीटर हो गई है। Quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD plus AD plus BC। एक सर्कल है, इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है आपका एक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी एंड डी। ठीक है, और जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट हैं वो आपके पी क्यू आर एस, ये आपको देना है। ठीक है, और आपको जो प्रूव करना है, प्रूव दैट, देखिए बहुत सी चीजें, अब हर चीज उसने क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है, केवल बाकी सारा फिगर ड्रॉ करके दे रखा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं कि अगर आप भी मेंशन नहीं करते कि गिवन दैट दैट दैट, तो कोई जरूरत नहीं है, केवल जो मेंशन है वो उसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। और प्रूफ आपको जो करना है वो AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। ठीक है, अब इसमें केवल एक लाइन लिखनी है, प्रूफ में ही आ जाइए सीधा डायरेक्ट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल। ठीक है, जो भी टेंजेंट्स हम किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो जरा ध्यान से देखिए, ए पी एंड ए एस आर ड्रॉन फ्रॉम ए,
जो दो ये हमारी टेंजेंट्स हैं वो केवल ए से ही ड्रॉ हो रही हैं, यानी जो स्पर्श रेखाएं दो हैं वो एपी और एएस, तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। इसी तरीके से बीपी एंड बीक्यू वो बी से ड्रॉ हो रही हैं, सी क्यू एंड सी आर ड्रॉन फ्रॉम सी वो सी से ड्रॉ हो रही हैं, फिर डी आर एंड डी एस ड्रॉन फ्रॉम डी वो डी से ड्रॉ हो रही हैं, तो उनकी आपस की लेंथ इक्वल होगी। तो बस उसको उसी तरीके से लिखते जाना है। तो एपी, देखिए एक चीज, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीजें आप अपने हिसाब से बाद में भी एडजस्ट हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमें रिजल्ट लेकर आना है ए बी और सी डी, तो जो पार्ट हमारे एलएचएस में है तो अटेम्प्ट कीजिए उससे रिलेटेड टर्म्स जो है वो हम एलएचएस में सेट कर लें, और जो हमारे पास रिजल्ट आरएचएस में है उससे रिलेटेड टर्म्स हम आरएचएस में एडजस्ट कर लें। ये काम बस केवल ध्यान से कर देना है, तो बस आपका बाकी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और सॉल्व आसानी से हो जाएगा। एपी, ठीक है, क्योंकि ए बी का पार्ट है तो एपी हमने एलएचएस में ले लिया, जो दूसरा पार्ट है एएस वो आप आरएचएस में लिख दीजिए। ठीक, अगेन एक क्या हो गया, अब बी पर आइए, तो इसमें बीपी एंड बीक्यू, फिर वही बात कि बीपी जो है या पीबी वो आप इस साइड मेंशन कर लीजिए क्योंकि हमें ए बी एलएचएस में फॉर्म करना है, एंड बीक्यू, ठीक है। फिर ए से हो गया, बी से हो गया, अब सी पर आइए। अब बीक्यू हम ले चुके हैं, तो अब क्यूसी, जो इसका पार्ट है क्यूसी, ठीक है, जो सॉरी पीबी, तो ये तो ए बी का हो गया, लेकिन क्यूसी जो है वो हमारा बीसी का होगा, और बीसी जो है हमारा आरएचएस में है। ठीक, तो इसीलिए वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो टर्म्स बाद में भी आप ट्रांसपोज कर सकते हैं इधर से उधर, लेकिन बताया ना कि मतलब थोड़ा इजी भी रहेगा और आसान रहेगा, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा कि हम अरे कहीं गलत तो नहीं हो गया या कुछ ऐसा। तो पहले से बीसी जो है वो हमारा आरएचएस में हो रहा है, तो बीसी वाला जो टर्म है वो हम इधर ना रख के हम सी आर इधर रखते हैं, सी आर इक्वल्स टू क्यूसी। ठीक, फिर आगे आइए, ये तो सी आर क्यू सी आपस में इक्वल हो गए, फिर डी से जो ड्रॉ हो रहे हैं, अब सी डी का पार्ट सी आर आ गया, तो डी आर जो है या आर डी कह दीजिए, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, तो आर डी इक्वल्स टू डी एस, या इसको भी एस डी कह दीजिए, आर डी एंड एस डी, ठीक है। बस एड इन सबको अगर इक्वेशन वाइज नंबर डालना चाहें 1 2 3 एंड 4, एड ऑल देम, या एड सम अप लिख दीजिए इक्वेशंस फर्स्ट टू फोर, एड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 कर दीजिए, एपी प्लस पीबी प्लस सी आर प्लस आर डी, इधर आपका एएस, ठीक है, प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस एस डी। फिर देखिए जो भी टर्म्स हमें फॉर्म करने हैं, जैसे एडी फॉर्म करना तो एडी के लिए एएस और एस डी को क्लोज कर लीजिए, तो एएस प्लस एस डी पास लिख के ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, फिर बी क्यू प्लस क्यू सी जो है वो भी पास लिख के उनको भी ब्रैकेट में इनक्लोज कर दीजिए। ऐसे ही इधर आ जाइए, एपी प्लस पीबी ऑलरेडी है, तो एपी प्लस पीबी ब्रैकेट में सी आर प्लस आर डी अनदर ब्रैकेट, तो AP plus PB will form AB, and CR plus RD will form CD equals to AS plus SD. AS plus SD will form AD, and BQ plus QC will form BC, which is required result, hence proved. ठीक है, एक चीज जैसे यहाँ तो हमने टर्म्स भी जैसे सी आर जैसे एपी पीबी के अकॉर्डिंग लिख लिए थे, अगर आपसे गलती से अगर आप या मतलब जो जनरली हमें लिखना चाहिए था कि बीपी और बीक्यू लिख सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जो भी जो टर्म्स हैं वो ऐड होंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, वो सारी चीजें अभी फिलहाल ऐसे मैटर नहीं करती हैं। आगे वेक्टर वगैरह वाले चैप्टर्स जो आपके हायर क्लासेस में आएंगे, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में, वहां इन चीजों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ऐसा लिख भी लेते हो कि बी पी या पी बी, तब भी दोनों का जो सम है वो फॉर्म ए बी ही करेगा, जो भी चीजें हैं, तो जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स आ रहे हैं या टर्म लाइन्स आ रही हैं वही आपकी लाइन सेगमेंट कंप्लीट होंगे, तो उसी तरीके से ले लेना है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, वही जो सेम जो आपके लेंथ
थी जिनकी टेंजेंट्स की वो आपने इक्वल रखे, और टर्म्स वही बताया ना जो एलएचएस में एडजस्ट करने थे, उनसे रिलेटेड टर्म्स एलएचएस में, जो आरएचएस में रिजल्ट ऑब्टेन करना था वो आरएचएस में, वो हमने लिख रखे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन फिगर 10.13 In figure 10.13, xy and x dash y dash are two parallel tangents. ठीक है, ये एक सर्किल है जिस पर टू टेंजेंट्स आपकी ड्रॉन हैं, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, टू अ सर्किल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट ए बी भी ड्रॉ हो रखी है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है। ये हो गया आपका, और फिर है इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट कर रही है, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90, जो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, इसको ज्वाइंट मिला दीजिए, लाइन भी मिली हुई है फिगर में ऑलरेडी, एंगल पी ओ बी, सॉरी प्रूव दैट में है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है भाई, तो इसके आगे चलते हैं। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसमें क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये आपके फिगर में यहाँ पी एंड क्यू मेंशन है, पी एंड क्यू, ठीक है। ज्वाइन ओ टू सी, केवल इतना सा काम कर देना है, ओ को सी से आप ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल्स ओ ए सी एंड एंगल ओ पी ए, ये जो फॉर्म हो रहे हैं, इनमें जरा ध्यान देना है। ये दोनों ट्रायंगल जो हम कंसीडर कर रहे हैं, सेक्शन केवल इतना कर दिया, ज्वाइन ओ टू सी। अब इसके बाद दो बात जो हो रही थी कि ये दो ट्रायंगल्स जो हैं, इनमें हमें देखना है। तो इसमें देखिए वही बात, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये दोनों जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ एंगल ओ सी ए इस ट्रायंगल का, और इधर ओ पी ए, दीज आर राइट एंगल। फिर उसके बाद ओ पी एंड ओ सी आर रेडियाई, एंड ओ ए इज कॉमन। इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी, इन दोनों में एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए, यहां मेंशन कर दीजिए, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। फिर है बोथ 90 डिग्री होता है। अगेन OP इक्वल्स टू OC रेडियाई, एंड OA इक्वल्स टू OA कॉमन बाई RHS criterion of congruence, we get triangle OPA congruent to triangle OCA। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए।
अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बाय सीपीसीटी, देयरफॉर बाय सीपीसीटी एंगल ओ, वो पीएओ इक्वल्स टू एंगल सीएओ। ठीक है, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आपके इक्वल हो गए। अब इसके बाद AO इक्वल्स टू CAO इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल PAC, हाफ ऑफ PAC के इक्वल हो जाएंगे। फिर अगेन सिमिलरली इन ट्रायंगल OBQ एंड ट्रायंगल OBC, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका एंगल OBQ इक्वल्स टू एंगल OBC which is equals to half of angle BC। ठीक है, ये QBC जो पूरा फॉर्म हो रहा है उसके हाफ के इक्वल ये दोनों हो जाएंगे और इधर ये PAC के हाफ के इक्वल ये दोनों एंगल हो जाएंगे। ठीक, अब एक चीज देखिए कि जब उसने कहा हुआ है कि XY और X डैश Y डैश जो है टेंजेंट्स वो आपकी पैरेलल हैं, तो एंगल्स सिंस इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal of parallel lines are supplementary। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। देन therefore angle PAC प्लस एंगल QBC इक्वल्स टू 180। ठीक है, इन दोनों का सम जो है वो 180 हो जाएगा, दोनों सप्लीमेंट्री हैं इसलिए ऑन डिवाइडिंग बाय 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को तो हो जाएगा हाफ ऑफ PAC प्लस हाफ ऑफ QBC इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। अब हाफ ऑफ PAC, अब देखिए सीधी बात हमें क्या करना है, हमें एंगल AOB लाना था। तो AOB जो है वो एक ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है, तो वहां पे हम जो उसी के करस्पॉन्डिंग एंगल हैं जो उस ट्रायंगल के पार्ट हैं उन्हीं को हम कंसीडर करते हैं। हाफ ऑफ PAC जो है हम OAC या CAO जो कहा हुआ है उस एंगल को लिख लीजिए, या उसको हम BAO भी कह सकते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, एंगल CAO PS सॉरी हाफ ऑफ PAC के इक्वल CAO को लिख लेंगे, एंगल CAO। हाफ ऑफ QBC जो हमारा है, QBC का हाफ हमारा OBC, एंगल OBC। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आ जाइए इन ट्रायंगल AOB बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एक और चीज अगर चाहे तो यहां मेंशन कर सकते हैं, जैसे CAO जो एंगल है आपका उसको हम OAB लिख सकते हैं। यहां मेंशन कर दीजिए एंगल CAO इक्वल्स टू एंगल BAO। ये चीज हो जाएगी, तो उसको हम यहां से इसको इक्वेशन अब तक नहीं डाला है तो कोई भी डाल दीजिए 1। ठीक है, और OBC जो है एंड यहीं मेंशन कर दीजिए एंगल OBC विच इज इक्वल्स टू OBA। इसको 2। ठीक, तो इन दोनों को रिप्लेस कर देने के बाद जो ये कंडीशन होगी जो हमारी वो हो जाएगी, देन एंगल CAO को हमने BAO कहा था, एंगल BAO प्लस एंगल OBA OAB या BAO। ठीक है, और उसके बाद हमारा OBA ये वाला एंगल और ये OAB या AO BAO। ठीक है,
ये दोनों इन दोनों का सम जो है वो हमारा 90 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन थर्ड मेंशन कर देते हैं। अब इस बाइस एंगल सम प्रॉपर्टी, ये जो प्रोसेस था वो सारा इसके बाद यहाँ किया है। अब बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एंगल जो दे रखे हैं बी ए ओ प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी, जो ये थर्ड एंगल रह गया हमारा ए ओ बी, इनका सबका सम जो है वो 180 हो जाएगा। ये दोनों हमारे 90 हैं प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180। अब 90 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हेंस, या फिर एक स्टेप चली कर ही लीजिए, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू 90। हेंस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90। अब देख लीजिए जरा फिर से किया क्या है या क्या स्टार्टिंग से रहा। कुछ नहीं, केवल हमने ये जो पहले ओसी ज्वाइन नहीं था, ओसी को हमने ज्वाइन कराया, बाकी सारा फिगर आपके पास अवेलेबल था। फिर जब ओसी को ज्वाइन करा दिया तो ये दोनों जो ट्रेंगल्स हैं उनमें ओपी और ओसी आपकी रेडियाई है, ये कॉमन आर्म है, और ये दोनों एंगल्स जो है वो राइट एंगल हैं। तो इस वजह से बाई आरएचएस इन दोनों कॉन्ग्रुएंट को हमने ट्रेंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब ट्रेंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दीज आर इक्वल एंगल्स, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे बाई सीपीसीटी। इसी तरीके से इधर जो सेम ट्रेंगल है, क्योंकि जब एक बार सेम प्रोसेस हम कर चुके हैं तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं ये दोनों ट्रेंगल्स भी हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इनके भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं ये वाले वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों में क्या है कि जो ये जो ओ ए बी ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है उसके एंगल्स को हम कंसीडर करेंगे, और उसको हम, इनके जब दोनों इक्वल हो गए हैं तो वो पीएसी और इधर क्यूबीसी जो है उनके हाफ के इक्वल होंगे, उनका एक पार्ट जो है, यानी ये जो इस ट्रेंगल के जो दोनों एंगल हैं इंटीरियर एंगल, वो इन दोनों के हाफ के इक्वल होंगे। और उन दोनों एंगल्स की क्या क्वालिटी है कि वो दोनों का सम 180 होगा। रीजन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल के पैरेलल लाइंस के केस में अगर ऐसा होता है कि ट्रांसवर्सल के एक ही लाइन साइड के जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो वो 180 हो गए। अब डिवाइडिंग बाई 2 कर दिया था तो जो इनकी फॉर्म थी कि पीएससी, और उसको हमने ओ ए बी और एंगल ओ बी ए कह दिया था। ठीक है, तो ये हो गए थे हमारे दोनों, उनको हमने रिप्लेस करके इस फॉर्म में ले आए थे बी ए और ओ बी ए। तो वो दोनों जब 90 हो गए तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी फिर ट्रेंगल में लगा दी। तो जब इन दोनों का सम 90 है तो फिर थर्ड वन 90 बचेगा। ठीक है, तो बस वही हमने काम किया है कि उसकी वैल्यू 90 ले जाके उधर सब्ट्रैक्ट कर दी, तो 180 से सब्ट्रैक्ट होने के बाद एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपका कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये उसको हटा ही देते हैं। 10th क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल इज सप्लीमेंटरी टू एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। 10th क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल। टू टेंजेंट्स के बीच में उसने एंगल की बात की है कि वो जो है वो आपका इस तरीके से, यहां जो एंगल फॉर्म हो रहा है दोनों टेंजेंट्स के बीच में वो, और फिर उसने कहा है सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। जो सेंटर से इसको ज्वाइन कराते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, यहां जो एंगल फॉर्म होता है, ये दोनों जो एंगल हैं वो आपको प्रूव कर रहे हैं दीज आर सप्लीमेंट्री। इस पॉइंट को पी कह दीजिए, यहां ए और बी मेंशन कर देते हैं ओ। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, सिंस रेडियस ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख दीजिए, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर दीजिए, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
जब ये हो गया तो देयरफॉर एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों आपके जो है वो 90 डिग्री हो गए। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल बी ओ ए या ओ ए पी बी कह दीजिए, ओ ए पी बी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी, या इनको लिख दीजिए ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, 90 और 90 है दोनों, ठीक है। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इनको लिखा रहने दीजिए, इसके बाद इनकी वैल्यूज प्लेस कर दीजिए, ये भी 90 है और ये भी हमारा 90 है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। देयर सम विल बी 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा 360 माइनस 180, हेंस ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180। यही हमें प्रूव करना था, सप्लीमेंट्री प्रूव करने थे, तो ये 180 हो गया। देखिए एक चीज तो ये हो गई, ऐसा होता है कि मतलब कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, या तो इसमें एक मेथड ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो सीधा सीधा हमने कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी से प्रूव कर दिया। अदरवाइज एक चीज ये भी हो सकती थी कि जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो वैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट भी हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते ही हैं। तो ये जो एंगल्स हैं वो आपके टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, जितना ये रहता है उतना ये, और जितना ये रहता है आपका उतना ही मेजरमेंट इसकी रहती है। तो अब देखिए जरा थोड़ी देर के लिए कि अगर हम बात करते हैं कि जो भी इनकी वैल्यू थी कि एंगल ए पी बी और एंगल ए ओ बी की, ठीक है, उनके हाफ की वैल्यू कितनी होगी, उनकी हाफ की, क्योंकि इस जो ट्रायंगल में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ए ओ, इनका सम 180। और ये बात हम लिख चुके हैं कि ये जो है रेडियस जो है वो सर्कल की वो आपकी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है 90। तो ये 90, तो रिमेनिंग पार्ट्स जो बचे दोनों एंगल, उनका सम कितना हो जाएगा, वो 90 डिग्री वो भी हो जाएगा। फिर जैसे ही उसका हम डबल करेंगे, तो डबल करेंगे तो आरएचएस हमारा 180 हो जाएगा, और एलएचएस जो है वो हमारा इसका जैसे ही एपीओ का हम डबल करेंगे तो वो हमारा एपीबी हो जाएगा, और इसका डबल करेंगे जैसे ही एओपी का, तो वो हमारा एओबी हो जाएगा। तो बस तब भी उस तरीके से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, एपीबी प्लस एओबी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वही बात है कि किसी भी क्वेश्चन को करने के तरीके एक से ज्यादा हो सकते हैं, और जो आपको ठीक लगे, जो बेहतर लगे, उस तरीके से आप कर लीजिए, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वही बताया कि इनकी हाफ पार्ट ये जो कॉन्ग्रुएंट होते ही हैं, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि वो दीज आर इक्वल, देन तो इनका ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इनके जो हाफ पार्ट है उनका डबल के बराबर ये एपीओ एपीबी हो जाएगा, एपीओ के डबल हो जाएगा एपीबी, और एओपी का डबल एओबी, ठीक है। और उन दोनों के हाफ पार्ट की वैल्यू हम 90 निकाल के तब उसको डबल करके भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। 11th क्वेश्चन, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, ठीक है। यहाँ क्या है कि जो अब तक हम क्वाड्रिलेटर वगैरह में करते चले आए थे कि यहाँ पैरेललोग्राम कह रखा है उसने, और प्रूव आपको उसको रोम्बस करना है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम कंसीडर कर लीजिए, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उनको पी क्यू आर एस मेंशन कर दीजिए, ठीक है। इससे पहले जो एक क्वेश्चन था आपका 8th क्वेश्चन, वहां अभी अभी हमने सॉल्व क्या किया था कि ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस कर देना है। लेकिन एक बात और होती है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहां हमें क्या करना है कि ए बी सी डी को रिप्लेस कर देना है ए बी से। बाकी प्रोसेस वही, वहां तक जो सॉल्व किया था वो इससे पहले आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। वो प्रोसेस सॉल्व करने के बाद सी डी को यहाँ इस चीज को मेंशन कर देना है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम
आर इक्वल। ठीक है, उनको इक्वल बता के आपको रिप्लेस करना है किसी एक को दोनों साइड से। तो सी डी को रिप्लेस कर दिया हमने ए बी से, और ए डी और बी सी वो भी अपोजिट साइड से, तो इसको भी हमने जैसे ए डी को ही मान लीजिए रिप्लेस कर देते हैं बी सी से, प्लस बी सी, तो हो गया टू ए बी इक्वल्स टू टू बी सी, देयर फोर ए बी इक्वल्स टू बी सी। अब भाई जरा देखिए, ध्यान दीजिए, वो तो अपोजिट साइड्स थी, पैरेललोग्राम में इक्वल होती है, लेकिन जो एडजेसेंट साइड्स हैं, अगर वो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं, ठीक है, ध्यान दिया होगा आपने, पैरेललोग्राम और रोम्बस का जो डिफरेंस होता है वो होता ही इतना है कि उसके सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब अपोजिट साइड्स तो इक्वल थे ही, वो जैसे ही ए बी बी सी के इक्वल हो गया और बी सी ऑलरेडी ए डी के इक्वल है, तो इसका मतलब ए बी बी सी के भी इक्वल हो गया और ए बी ए डी के भी इक्वल हो गया, which means all sides are equal. Therefore, AB equals to BC equals to CD equals to AD या DA. सारी साइड्स इक्वल हो गई, hence ABCD is a rhombus. ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन इतना ही है, वो जो एट्थ वाला प्रोसेस बताया वो आपको टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, वो लिख के केवल ए पी इक्वल्स टू ए एस, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, सी क्यू इक्वल्स टू सी आर, डी एस इक्वल्स टू डी आर, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स थे जैसे बताए थे उस तरीके से ए बी सी डी बनाने वाले इधर, और ए डी बी सी जिनसे बन सकता था, फॉर्म हो सकता था, वो आर एच एस में, तब उसके बाद का प्रोसेस है ये। लेकिन फिर उसके बाद बहुत छोटा इतना ही रह जाएगा, और ये दिखाने के बाद ए बी सी डी इज अ रोम्बस। बस ये आपको इसमें करना था, रोम्बस। और थोड़ा फिर वही कंफ्यूजन हो जाता है, हिंदी भाषी जो हमारे विद्यार्थी हैं, हिंदी माध्यम वाले, उनके लिए बता दें कि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, और रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर में केवल आयत की तरीके से अपोजिट यानी सामने सम्मुख भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो लेकिन ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी संगत भुजाएं, जिसको आसन्न भुजाएं कह सकते हैं, कि आसन्न भुजाएं जो हैं वो अगर बराबर हो रही हैं तो वो आपका समचतुर्भुज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इक्वल हो गया और रोम्बस प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। एक सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है वैसे परि मतलब परिवृत्त या कुछ इस तरीके से, तो लेकिन ये सर्कल को तो परित्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, एक या पहले ट्रायंगल बना लीजिए जैसे आप बेहतर समझें। इसके अंदर एक सर्कल है, ए बी सी, इधर सी इधर है, फिर उसने दे रखा रेडियस 4 सेंटीमीटर, अगर सेंटर ओ है और वहां से अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं डी, तो ओडी की लेंथ 4 सेंटीमीटर गिवन है। फिर उसने कहा है सच दैट सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी इंटू विच डी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी द लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। जो डी जो इनको डिवाइड कर रहा है वो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रहा है। देन फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। तो यहाँ आपको ए बी और ए सी की लेंथ फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करेंगे कि देखिए, फिर से वही बात लिख देनी है, इनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेंशन कर दीजिए पहले, तो इसको ई और इसको एफ। सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जो लेंथ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से तो वो इक्वल होती है, तो देयरफॉर सी डी इक्वल्स टू सी एफ।
इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 6 है तो ये भी हमारा 6 हो गया। ऐसे ही बी डी इक्वल्स टू बीई, ये 8 सेंटीमीटर। एंड ए ई इक्वल्स टू ए एफ विच इज एक्स। इसको से और लेट कह दीजिए कि हमने मान लिया कि उसकी लेंथ जो है वो एक्स है। ठीक है भाई, अब देखिए क्या करना है। अब यहां हमें ए बी और ए सी की लेंथ चाहिए, तो केवल ये दो पार्ट, तो जैसे ये 8 सेंटीमीटर तो ये तो 8 हो गया हमारा, लेकिन ये पार्ट जो है वो हमने एक्स कंसीडर कर लिए हैं दोनों साइड के। हमें सीधी बात है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ क्या तरीका है कि इसको आप जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हर जगह ज्वाइन करा दीजिए। ये ज्वाइन करा दी। ज्वाइन करा देने के बाद अब ये जो ट्रायंगल्स इनके वर्टिसेस हैं इनको भी सेंटर से मिला दीजिए। से ये हो गए। अब आपको क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल जरा ध्यान दीजिए, तो इसमें थोड़ा सा इधर ओ सी बी, एक ट्रायंगल इधर फॉर्म हो रहा है सी ओ ए। ठीक है, और एक इस तरीके से इधर ड्रॉ हो रहा है बी ओ ए। ये हमने आपकी हेल्प के लिए कि हम कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, वो ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है फिगर, तो ये इस तरीके से 3 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो हर एक में जो है वो आपकी परपेंडिकुलर रेडियस है वो 4 आपको गिवन है। बेसिस की बात कर लेते हैं, तो बीसी जो है वो 6 प्लस 8 यानी 14 कंप्लीट है। यहाँ ये हमारे पास 8 प्लस एक्स अवेलेबल है और ये हमारा 6 प्लस एक्स अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और इनका एरिया हम इनके करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट के अकॉर्डिंग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और लेकिन दूसरा तरीका जो एक पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका होता था वो होता था हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला, तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए पहले एस लगा देते हैं। एस इक्वल्स टू होता था ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ए की वैल्यू अगर जो भी कोई साइड अगर ले रहे हैं आप, तो जैसे पहले जो बीसी की एक जो बीसी है वो 14 है हमारे पास, फिर सेकंड साइड 8 प्लस एक्स, थर्ड इज 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 6 28, 28 एंड एक्स प्लस एक्स विल बी 2x डिवाइडेड बाई, जब 2 से डिवाइड करने के बाद या 2 कॉमन ले लीजिए तो रह जाएगा रिजल्ट हमारे पास 14 प्लस एक्स। ये s की वैल्यू हो गई। तो बाई हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया ए बी सी, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। तो 14 प्लस एक्स हमारा s है, 14 प्लस एक्स माइनस ए, मतलब कोई भी पहली साइड 14 माइनस कर दीजिए, अगेन 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। जब माइनस करेंगे तो दोनों टर्म जो हैं इसके वो नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस 8 माइनस एक्स। थर्ड इज 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, ऑल आर इन स्क्वायर रूट। अब देखिए, ये तो सिंगल टर्म है, यहाँ कोई ना कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी सारे जो आगे के वो ब्रैकेट्स हैं उनमें हमारे जो टर्म सॉल्व हो सकते हैं वो सॉल्व करेंगे। 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारा x से x, ठीक है, यहाँ भी। तो रिजल्ट रह गया 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, यहाँ 14 माइनस 8 यानी 6, और यहाँ 14 माइनस 6 इंटू 8। ठीक है, ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए कि यही अगर एरिया एबीसी और अगर ये जो ट्रायंगल्स हमने 3 जो पार्ट इधर किए हैं, अगर इन तीनों का सम कर दें तो वो भी हमारा फॉर्म करेगा एरिया एबीसी। तो अगेन एरिया एबीसी मीन्स एरिया ओबीसी प्लस एरिया बीए प्लस एरिया ओसीए।
ठीक है, इन तीनों का जो एरिया होगा वो इक्वल रख देंगे। तो एरिया ऑफ एबीसी हम इसको रख लेते हैं पहले ही, 14 प्लस एक्स इंटू 6 8 जार 48, विच इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस पहला 14 है, क्रॉस हाइट सभी में 4 रहेगी आपकी, हाफ 14 प्लस सॉरी 8 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस 6 प्लस एक्स इंटू 4। ठीक है, 2 से हर जगह जो आपका 4 है वो कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। अब तीनों टर्म्स जो है वो ऐड हो रहे हैं और तीनों में ही 2 जो है वो कॉमन है, तो वो हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद जो कंडीशन है वो 14 प्लस 8 प्लस एक्स, अब ये जो ब्रैकेट्स हैं वो हम रिलीज कर देंगे, हटा देंगे, तो 8 प्लस एक्स एंड 6 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 6 28, 28 प्लस 2x 2, और ये हो गया आपका 28 प्लस 2x। इसमें से भी हम 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ओवरऑल 4 हो गया और रह गया अंदर 14 प्लस x। इधर देखिए जरा, 48 48 लिख सकते हैं, 16 3 जार 48। तो 16 को जब हम बाहर स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो वो आपका 16 का रिजल्ट 4 बाहर आ जाएगा, 4 क्रॉस और ब्रैकेट में रह जाएगा आपका इस यहाँ से 16 इंटू 3 लिख सकते थे, तो ये 16 इंटू 3 में से 16 बाहर आ गया, केवल 3 रह गया, तो 3 और इंटू एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमने किया है, इसलिए अब इसको हटा देते हैं। तो दोनों साइड 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी आप कैंसिल कर सकते हो ऑन टेक स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर कर दीजिए, तो 3x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x जाके 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 42x, और इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 42x प्लस 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x स्क्वायर, और इधर जो रिजल्ट आपका 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज ए स्क्वायर यानी 196, बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर एंड 2ab यानी 14 2 आर 28x। ये रिजल्ट हो गया। अब सारे टर्म्स को ट्रांसपोज करके एक ही साइड में ले आते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं जिस तरीके के सेम डिग्री वाले उनको हम क्लोज रखेंगे, तो प्लस 42x माइनस 28x, और ये 196 भी है वो भी निगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट विल बी 2x स्क्वायर, 48 माइनस 42 माइनस 28 14x पॉजिटिव, एंड यहां देखिए भाई ये 196 इक्वल्स टू 0। सारे इवन टर्म्स हैं, तो 2 कॉमन लेके या ऑन डिवाइडिंग बाई 2 कर दीजिए, तो ऑन डिवाइडिंग बाई 2 रिजल्ट रह गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कि 7 को हमें ऐसे एडजस्ट करना है जो मतलब 48 भी सॉल्व 98 के टर्म्स में आ जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। दोनों से x कॉमन ले लीजिए फर्स्ट से, तो x प्लस 14, यहां से अगर माइनस 7 कॉमन लेते हैं तो ये भी आपका x प्लस 14, x प्लस 14 इज कॉमन फ्रॉम बोथ टर्म्स, तो x प्लस 14 जो है दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लीजिए, फिर रह गया आपका x माइनस 7। तो यहां से जो रिजल्ट्स हैं वो आपके आएंगे, x इक्वल्स टू 7 पॉजिटिव होगा और एक वैल्यू माइनस 14 आ जाएगी आपकी। ठीक है, एक बार x माइनस 7 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव 7, x प्लस 14 को 0 रखेंगे तो माइनस 14। लेकिन ये जो क्या है वो हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो यहां लिख देना है सिंस लेंथ ऑफ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर ही हम कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें फाइंड करना था AB, तो AB की जो लेंथ थी वो देखिए जरा 8 प्लस एक्स थी, तो 8 प्लस एक्स इट मींस 8 प्लस 7, तो ये आपकी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरीके से जो AC है वो आपकी हो जाएगी 6 प्लस एक्स थी,
तो 6 + 7 इट मीन्स इट विल बी 13 सेंटीमीटर। ये आपकी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, किया क्या है वो जरा समझ लीजिए फिर से। हमने कुछ नहीं, केवल पहले कंप्लीट जो ट्रायंगल था उसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगा दिया, वहां से जो भी वैल्यू आ गई उसको रख लिया। फिर उसके बाद एबीसी के थ्री इक्वल तो नहीं कहना चाहिए, 3 पार्ट्स जो हो रहे हैं वो हमने ले लिए अलग डिफरेंट। उनमें सभी में परपेंडिकुलर तो आपकी जो रेडियस है वही है, और बेसिस थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे तो उनको उसके अकॉर्डिंग हाफ बेस इनटू हाइट से सॉल्व करके दिखाना है। फिर दोनों क्योंकि एबीसी के ही एरियाज हैं तो उनको कंपेयर कर दिया, उनको इक्वल रख दिया, और वहां फिर क्योंकि इधर स्क्वायर रूट था तो उसको स्क्वायरिंग करके हमने स्क्वायर रूट को हटा दिया, खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ के उसको जो सारे टर्म्स थे उनको एक्सपेंड, इसको होल स्क्वायर को हमने एक्सपेंड किया और सारे टर्म्स को एक साइड ट्रांसपोज करके बस फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल ली है, और वहीं से फिर ए बी और ए सी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 12th क्वेश्चन, शायद सबसे लंबा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट 13th क्वेश्चन है। Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of circle। देखिए भाई, 13th क्वेश्चन में सर्कल है, उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है आपका एक क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपको करना है कि यहाँ जो सेंटर पर जो अपोजिट साइड्स हैं वो जो एंगल फॉर्म कर रही हैं वो आपका सप्लीमेंट्री, यानी ये और ये एंगल, या फिर अगर कहना चाहें ये और ये एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, वो इस तरीके से प्रूव करना है। तो पहले ये जो दिखा, ये तो इस तरीके से बता दिया कि सप्लीमेंट्री, लेकिन इसके अलावा क्या तरीके होंगे वो पहले अप्लाई करने हैं। उसके लिए क्या है, जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं इनसे सेंटर को ज्वाइन कराएंगे, क्यू आर एस को उससे। अब सेम जो भी एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से जो ड्रॉ होते हैं, जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं कि इन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, इस तरीके के ट्रायंगल्स को। तो जब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो जैसे अगर यहीं से लेते हैं तो जैसे इस एंगल को हम 1 कह दें और ये 2 कह दें, तो ये दोनों बाई सीपीसीटी इक्वल हो जाएंगे। यहां से अगर बात करें तो ये 3 और 4 आपके इक्वल हो जाएंगे, ये 5 और 6 आपके इक्वल हो जाएंगे, इसी तरीके से आपका 7 और 8 आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहां से चाहो तो आप दिखा सकते हो कि प्रूव दैट जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इस साइड के एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 1, में से कोई भी या दोनों कह लीजिए वो दिखाने हैं। सिंस ट्रायंगल, अब यहाँ अब देखिए सारी चीजें वही कि सारे, अगर आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज केवल ये हम मेंशन कर देते हैं। सिंस ट्रायंगल ए पी, कंडीशन चाहे लिख दीजिए, और एच, सॉरी एच ये रही, और एस, तो यहाँ इतना कर दीजिए, बाई आर एच एस वी कैन गेट। ठीक है, तो इसी से थोड़ा क्लियर हो जाता है कि हमने किस तरीके से ऑब्टेन किया है, तो सफिशिएंट है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जब बहुत बड़ा क्वेश्चन या बहुत ऐसी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है तो वहाँ हर चीज आपको दिखाना ठीक जरूरी नहीं है, केवल जिससे काम चल सकता है वो हम दे सकते हैं। और क्योंकि सेम एक्सरसाइज की बात और है, एग्जाम में चाहे तो आप करिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ एक ही आएगा एक एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ हम एक्सरसाइज में कई बार ये चीज कर चुके हैं,
तो इसलिए केवल आपको इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। और ये ध्यान रखिए कंडीशन क्या लगा रहे हैं, YRHS ट्रायंगल OAP congruent to triangle OAS, ठीक है। तो यहां से जो एंगल है वो आपके हो जाएगा एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल AOS बाई CPCT AOS, AOP इक्वल्स टू AOS, और इनको हमने एंगल कह दिया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो सिमिलरली we can write as, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बाकी सारे रिजल्ट्स हैं वो भी हम लिख देते हैं, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7, ठीक है भाई। अब क्या है कि देखिए भाई, जहां जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है वो उस तरीके से हमें टर्म्स एडजस्ट कर लेने हैं। जैसे AOB के लिए आपको 2 और 3 की जरूरत है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक। और फिर आपका 2 और 3, तो बीच में इक्वल लगा लीजिए, 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं थे, वो 4 के इक्वल था, तो 2 के इक्वल आपका 1 हो रहा है। चलिए जैसे भी है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, फिर आगे बढ़ते हैं, एंगल 4 और 5 आप 1 और 2 इक्वल थे, तो एंगल 1 इधर, और 3 के इक्वल हमारा 4 था, तो 4 इधर रख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, इधर हमें 6 और 7 की जरूरत है, तो एंगल 6 प्लस एंगल, ये उसी तरीके से जैसे ABCD वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो हमें रिजल्ट एक साइड में ऑब्टेन करना है वो हमने लिख लिया, 6 7 COD वाला है। और 6 के इक्वल हमारा था 5, ठीक है, और 7 के इक्वल था हमारा एंगल 8, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोनों साइड जो है वो हमारी इक्वल है। तो 2 प्लस 3 और 6 प्लस 7 ये हमारा हो रहा है एंगल AOB प्लस एंगल COD। ऐसे ही इधर एडजस्ट करते हैं, देखिए तो इधर हम बना लेते हैं 4 एंड 5 जो है वो पहले एक ब्रैकेट में, फिर उसके बाद प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 8, तो ये हमारा हो गया 4 5 ज्वाइन करा के हमारा एंगल BOC कंप्लीट हो रहा है, और ये हमारा एंगल AOB, ठीक है। तो एंगल AOB प्लस एंगल COD ये आपके इक्वल आ गए, तो इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, ठीक है। नाउ एंगल सबटेंडेड या ऑल एंगल्स, या सम ऑफ लिखना चाहिए, सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स subtended an angle at a point is 360, therefore तो एंगल AOB प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOD, इन सबका सम जो है वो आपका 360 हो जाएगा। और ये जो पार्ट हैं ये आप इक्वल प्रूव कर चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो एंगल AOB प्लस एंगल COD, इसको भी उसी से रिप्लेस कर दीजिए, एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये 2 टाइम्स हो गया तो 2 कॉमन ले लीजिए, और एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 360 को भी हम 2 इंटू 180 लिख देते हैं, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था कि जो अपोजिट साइड्स हैं इस सर्कल टाइप सर्कल की, वो जो एंगल पर एंगल फॉर्म, वो सर्कल पर जो एंगल सबटेंड करती हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 से उनका सम होता है। तो ये चीज इस तरीके से प्रूव आ गई है। क्या किया है, केवल पहले कोई एक पेयर हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, चाहे तो हमने तो खैर थोड़ा और शॉर्ट कर दिया है इसको,
यहाँ आरएचएस केवल मेंशन कर दिया है, लेकिन आप चाहें तो एक पेयर कोई भी कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए और उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं जो वहाँ पे सबटेंड हो रहे हैं उनको इक्वल दिखाइए। फिर बाकी हम कर सकते हैं कि सिमिलरली दिखा के सारे एंगल्स, और फिर जो आपने यहाँ जो पेयर बनाए हुए हैं उनकी करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो आरएचएस में एलएचएस में एक दूसरे उसी तरीके से आरएचएस में एडजस्ट कर लेने हैं। फिर जब एओबी सीओडी की वैल्यू बीओसी और एओडी की इक्वल आ गई, वो एक ही पॉइंट के एंगल हैं तो उनका सबका सम 360 होगा, और फिर उसको फिर से बीओसी एओडी के पेयर को एओबी और सीओडी के इक्वल रख दिया है, वो ट्वाइस हो गया, और ट्वाइस 360 को ट्वाइस ऑफ 180 लिखा, और उसको फिर 2 से 2 कैंसिल करके तो एओबी इक्वल्स प्लस सीओडी इक्वल्स टू 180। तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। आज वन शॉट में अटेम्प्ट रहेगा कि इसके अगर और कुछ क्वेश्चंस बेहतर मिलते हैं तो वो आपको दिए जाए, नहीं तो अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।